करीब 5 साल बाद अचानक से बेटे बहू को दरवाजे पर देख शीला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनके चेहरे पर न बेटे बहू के आने की खुशी थी, ना ही आंखों में चमक। शीला जी का पूरा चेहरा निर्जीव पड़ चुका था। जब शीला जी अपने कमरे में चली गई तो दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू रीचा ने अपने पति शुभजीत से कहा, देख लिया शुभजीत, देख लिया अपनी माँ को। 5 सालों के बाद बेटे बहू को देखकर भी उनके चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं दिखाई दी। मैं कहती थी ना, जलते हैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप। उनका सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए है। शुभजीत को शीला जी के खिलाफ चढ़ाते हुए बोली रीचा। रीचा की बात सुन और माँ को उसके आने की खुशी ना देख शुभजीत बौखला उठा और गुस्से में बैग पटक कर सीधा शीला जी के कमरे में गया, जहाँ शीला जी अपने पति सपन जी के पैरों की मालिश कर रही थी। शुभजीत अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे विश्वास था कि 5 सालों के बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से सपन जी। जैसे ही सपन जी पर शुभजीत की नज़र गई, वो चिल्ला उठा, पापा, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? एक नज़र कम से कम मेरे ऊपर भी डालो। पूरे 5 साल बाद आया हूँ। इस घर में मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है क्या आपको? शुभजीत गुस्से में अपने पापा से बोल पड़ा, लेकिन सपन जी चुपचाप एक टक छत को निहारे जा रहे थे। ये देख शुभजीत का गुस्सा और बढ़ गया। तभी पीछे से रीचा भी आ गई। सास ससुर की हरकतों से रीचा चिढ़ते हुए शुभजीत से बोली, देख लिया शुभजीत, ये है आँख के अंधे और कान के बहरे। देखकर भी दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज़्यादा ड्रामेबाज पापा जी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही एक काम रीचा को बहुत अच्छे से आता था कि वो टाइम टाइम पर शुभजीत के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी का काम करती थी। माँ बाप की उपेक्षा भरी निगाहें शुभजीत बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर पटक दिया। जानबूझकर करता कि माँ और पापा दोनों उसे देखे। सपन जी ने तो नहीं देखा, लेकिन शीला जी ने बड़े ही शांत स्वर में शुभजीत से कहा, शुभजीत, यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप से चले जाओ। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, अब उन्हें सारी बीमारी हो जाएगी और 1 आध घंटे में तुम्हें भी कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ ना। देखो शुभजीत, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू की बकवास मत करो। फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ माँ? आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पर बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। अच्छा, कौन सा काम बताओ, कौन सा काम? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं है कि शुभजीत किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी बीच में ही बोल पड़ी रीचा। रीचा की बात सुन शीला जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है, व्यंग में हंसते हुए बोली रीचा। नहीं बहू, मेरा बेटा था। जिस दिन मैंने इसकी तुम्हारे साथ शादी की, उसी दिन ये तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आई। तुम्हारी जैसी से क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है रीचा से? शुभजीत की बात सुन दुखी होते हुए शीला जी ने कहा, अच्छा बेटा, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में कि क्या किया था तुम्हारी पत्नी ने ससुराल में आते ही, और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था हमारे साथ, सब भूल गए? कहते हुए शीला जी ने प्रश्न भरी नजरों से शुभजीत की ओर देखा। भला शुभजीत कैसे भूल सकता है? भूली तो रीचा भी नहीं थी और ना ही शीला जी। 5 साल पहले जब रीचा इस घर में बहू बनकर आई, शादी के दूसरे दिन ही ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ी सूट पहनकर निकलती है, रीचा बिल्कुल उसके विपरीत हाफ पैंट और एकदम हल्का सा टी-शर्ट पहनकर निकल गई, जैसे किसी कुंवारी लड़कियों की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान थे। अचानक नई नवेली दुल्हन को हाफ पैंट और नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से भरा हुआ था पूरा घर और रीचा सबके सामने आकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वहाँ बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। सपन जी तो बहू को ऐसी हालत में देखकर शर्म से
नजरें नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए। जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर निकल गए। औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शीला जी लगातार हैरानी से टकटकी लगाए ऋचा को देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांगे दिख रही थी, आधा पेट दिख रहा था, पूरा बाजू दिख रहा था। शीला जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही है। तभी शीला जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ, ये भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो उन्हें, सारे मेहमान उन्हें देख रहे हैं। तब जाकर शीला जी को होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में ऋचा से कहा, बहू, ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी ऋचा कुछ बोले उससे पहले ही शुभजीत बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये कपड़े हैं? गुस्से में गरजती हुई शीला जी शुभजीत को देखते हुए बोली, हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही तो है। और ऋचा शुरू से ऐसे ही कपड़े पहनती आई है, साड़ी पहनना उसकी बस की बात नहीं है। तो ठीक है बेटा, साड़ी ना सही सूट ही पहन ले, लेकिन ये कपड़े? अब ऋचा भी बोल पड़ी, माँ जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? दिखाई क्या दे रहा है मेरा जो इन कपड़ों में बुराई नजर आने लगी आपको? देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। शुरू से अकेली रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसलिए ये बंधन ससुराल में भी नहीं रखूँगी। आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। ऋचा ने मुंह खोला तो सरपट जो मुंह में आया बोलती चली गई। एक के बाद एक झटके लग रहे थे शीला जी को। एक तो बहू ने ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरी कैंची की तरह जबान भी चला रही है। अब सारी औरतें आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। शीला जी ने तो इतनी जिल्लत अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं झेली थी। उन्हें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। जितने भी रिश्तेदार की औरत थी, सब में बातें होने लगी। कोई तो ऋचा को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी, ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी जैसे कोई शोपीस हो, लेकिन ऋचा को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। शीला जी तुरंत ही शुभजीत से बोली, शुभजीत, वो तो नई नई आई है, उसे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में। और ये गांव है, शहर नहीं, ठीक है? माना कि वो साड़ी नहीं पहन सकती, ना सूट पहन सकती है, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने उसे तो पूरा पहन ले, बदन तो ढक ले पूरा। ये क्या अर्धनंग अवस्था में घूम रही है? बताओ, इस घर में लोग हैं, तेरा बाप है, जवान बेटी है, इन सब के सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती भाई बाप के सामने, और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाओ? बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी तू इसे ले जा यहाँ से और ढंग के कपड़े पहनाकर ले आ, लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी शीला जी। शीला जी का इतना बोलना ऋचा तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपने आप से कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। ये लाज शर्म हया नज़रों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदी लगाएंगी तो मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी? 24 घंटे के अंदर में ही तो पूरे गांव में समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया था, और अब जवान लड़कर बची खुची कसर भी निकाल रही है। भला कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कौन सी सास बर्दाश्त करेगी जो शीला जी करे? इसलिए शीला जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे जैसे बहू की कोई ज़रूरत नहीं है जो 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। जो 24 घंटे घर की इज्जत संभाल नहीं सकती, वो भला पूरी जिंदगी क्या संभालेगी? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। ऋचा आपकी बहू है तो मेरी पत्नी है, आप मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते सबके सामने। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में, उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत उसकी कोई कीमत नहीं रह गई तेरी नज़रों में। देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको ऋचा ने साफ साफ बता दिया कि वो गांव में नहीं रही है, साड़ी सूट नहीं पहन सकती, वो जो पहनती है वही पहनेगी,
शीला जी हैरान थी। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें समझेगा, लेकिन यहाँ वो अपनी पत्नी के रंग में बुरी तरह से रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था कि तभी कमरे में से लोअर टी शर्ट पहने ऋचा अपना बैग लेकर बाहर आ गई और शुभजीत से बोली, शुभजीत, मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी। शुभजीत निकला जोरू का गुलाम। उसने एक बार भी ऋचा को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आ गया और चल पड़ा ऋचा के साथ। ना एक बार शीला जी की ओर देखा, ना ही सपन जी को। शीला जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अभी घर में शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी, मुंह दिखाई बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई थी। पल भर में हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कहा बेटे की शादी की खुशी की तैयारी 6 महीने से सपन जी और शीला जी कर रहे थे। कहा बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर ही बिखर गया। सपन जी को बेइज्जती का ऐसा तमाचा मिला कि उन्होंने बेड पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़कर चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से शीला जी टूट चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। ले देकर एक बेटी बची थी जो ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करती रहती। शीला जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। ना बाहर निकलती, ना कहीं घूमने जाती, ना टहलने जाती, ना कोई सामान लेने जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था। उन्हें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गांव समाज में क्या मुंह दिखाती, इसका डर था। इसके चलते शीला जी की बेटी को ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करनी पड़ती थी। घर का जो सामान नहीं रहता देखकर याद से लेकर आती। खाने पीने की चीज, माँ बाप की दवाई, सब कुछ लाकर रखती थी। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ बाप की किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, लेकिन इधर शीला जी ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से खत्म ही समझ लिया था। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था, पैसे, गहने, प्रॉपर्टी, वो सब कुछ उन्होंने बेटी के नाम कर दिया। क्योंकि शुभजीत को गए हुए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में शुभजीत ने एक बार भी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, कोई खोज खबर नहीं ली, ना ही अपने रहने का कोई ठिकाना बताया था। यहाँ तक कि ऋचा के कहने पर उसने अपना नंबर भी बदलवा दिया। किसी को उसके फ़ोन नंबर तक नहीं पता था। तो ऐसे में बेटे के लिए क्या आंसू बहाना। इसलिए शीला जी और सपन जी ने अपनी जिंदगी बेटी के सहारे गुजार रहे थे कि अचानक ही 5 साल बाद बेटा बहू घर आ गए अपना हक लेने के लिए। जाने उनके कान में कैसे भनक लग गई कि शीला जी और सपन जी ने अपना सब कुछ बेटी के नाम कर दिया है। बस उसी की लड़ाई लड़ने ये दोनों फिर से आ गए थे। 5 सालों के बाद भी अभी भी शुभजीत के स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। उसके तेवर पहले के ही जैसे थे। वो पहले के ही तरह सपन जी को बेड पर पड़ा हुआ देख उन्हें नौटंकीबाज कह रहा था, बीमारी का नाटक बता रहा था। तो शीला जी ने शुभजीत से कहा, शुभजीत, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चुपचाप चले जाओ। यहाँ पर शोर शराबा मत करो। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, चला जाऊँगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मेरा हक मुझे दे दो, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। पहली बार शीला जी ने शुभजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बेशर्म दिखाई दे रही थी। माँ बाप के प्रति थोड़ा भी हमदर्दी नहीं थी। माँ बाप को अपनी ओर घूरता हुआ देख शुभजीत बेशर्म की तरह बोल पड़ा, घूर क्या रही हो माँ? गलत कह रहा हूँ क्या? मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उठाओ। अपने पति को बहुत नाटक कर लिया उन्होंने बीमारी का। उनको बोलो मेरा हिस्सा दे दे, मैं उसे बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अब शीला जी को शुभजीत के ऊपर गुस्सा आया। अब तक उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, लेकिन पति की बीमारी को जब शुभजीत ने नाटक बताया तो शीला जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्योंकि पिछले 5 सालों से वो अपने पति की बीमारी को लेकर झेल रही थी। शीला जी ने एक जोरदार का थप्पड़ शुभजीत के गाल पर लगाया और गरजते हुए बोली, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुझे पैदा किया है। तेरे जैसे राक्षस को जो अपने माँ बाप की बीमारी को बहाना बता रहा है, नाटक बता रहा है। अरे पापी, तेरे ही सदमे का असर है जो तेरे जाते ही
मेरे पति अपाहिज हो गए, 5 सालों से बेड पर पड़े हैं। तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो हाफ पैंट वाली के चक्कर में पीछे पीछे घूम रहा था ना। उस समय तो तुझे माँ बाप की याद नहीं आई? जब पूरे गांव में, समाज में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई, तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई? जब अपनी इज्जत और अपने बेटे को जाता देख सदमे में तेरा बाप बेट पकड़ लिया, तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई? आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तुझे माँ बाप की याद आ गई? अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तू ये घर छोड़कर गया था। अब हमारी कोई औलाद नहीं है, बस एक बेटी है जो मायके और ससुराल दोनों संभाले हुए है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है और देखती हूँ किसके बाप में हिम्मत है जो मेरी बेटी को या इस घर को हाथ भी लगा सके। दम है तो लेकर दिखा सब कुछ। फिलहाल तो अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे आंखों के सामने से चले जाओ और जिंदगी में दोबारा कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। कहते हुए शीला जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। शुभजीत और ऋचा को जैसे ही पता चला कि माँ बाप ने सब कुछ बहन के नाम कर दिया, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला था और माँ इतने गुस्से में थी कि दोबारा पलट के उनसे बात भी नहीं करेगी, तो प्रॉपर्टी की बात तो बहुत दूर की है। अब शुभजीत और ऋचा के पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।